मंजिल यूं ही नहीं मिलती किसी को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। बड़ी खूबसूरत सी सेइंग है। इसके अगर हम ध्यान समझें तो इसमें ये नहीं कहा गया कि जुनून सा दिल में होता है, इसमें कहा गया जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मतलब जुनून भी दिल में हमें जगाना है और काम भी आगे हमको ही करना है। तो इस खूबसूरत सेइंग के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है ये भी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कल हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर, एक और होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो हमने नहीं पढ़ा था, जिसको आपको खुद ही ट्राई करना है। वो जो टॉपिक है वो अक्सर एडवांस में ही पूछ जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल आपको बताया था कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, हम एक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर में हम एक चार्ज स्टोर कर सकते हैं, वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। चार्ज के रूप में वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हम एक प्लेट यूज़ कर रहे हैं, मेटेलिक प्लेट यूज़ कर रहे हैं, दो मेटेलिक प्लेट यूज़ कर रहे हैं जिनको पैरेलली अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि वो हमारे लिए सेफ भी हो जाए और उसमें एनर्जी भी स्टोर की जा सके, मतलब हमारे काम भी आ सके और सेफ भी रहे हमारे लिए। जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हमने इसमें एक प्लेट यूज़ की है, मेटेलिक प्लेट यूज़ की है। इस मेटेलिक प्लेट को अगर हम चार्ज देंगे सिंपल, तो जैसा कल बताया था चार्ज के पास ऊपर आएगा, चार्ज आएगा तो आसपास एक पोटेंशियल क्रिएट होगा और वो पोटेंशियल क्या कर देगा, आसपास की एयर को आयनाइज कर सकता है, इसलिए आसपास की एयर थोड़ी डेंजरस हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सामने एक और प्लेट लगाते हैं। ये सामने प्लेट क्या करती है, इसकी वजह से होता क्या है जानते हैं। तो इसमें चार्ज दे के देखते हैं होता क्या है। तो हम इस दोनों प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये दो प्लेट हैं ऐसे अंदर की तरफ एक्सटेंड होती है, मतलब यूं प्लेट लगाई गई है। थोड़ा व्यू मैंने आपको शो करने, आइसोमेट्रिक व्यू में शो करने की कोशिश की है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया है। ए हर प्लेट का एरिया है और इन दोनों प्लेट को डी डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखा गया है। तो अब अगर इस प्लेट को अगर हम चार्ज देते हैं तो यहाँ से बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। तो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज जब इस प्लेट की तरफ पहुँचेगा यहाँ पर, तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज अपने पास इक्विवेलेंट कर लेके पास रख लेगी। तो जब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके ठीक सामने एक और कनेक्टिंग प्लेट रखी हुई है, तो वो पॉजिटिव सामने वाली प्लेट में एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, सामने चार्ज में एक प्लेट में एक नेगेटिव चार्ज बांध लेगा। उसका जो नेगेटिव चार्ज इधर बंध गया तो उसमें एक पॉजिटिव भी इंड्यूस होगा। इसके पॉजिटिव की वजह से उसमें एक नेगेटिव भी इंड्यूस होगा और एक पॉजिटिव भी इंड्यूस होगा। जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी रिपल्शन की वजह से बैटरी के थ्रू यहाँ पर चला जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास अब दो प्लेट हो गई हैं जिन पे ओवरऑल चार्ज, एक प्लेट पे पॉजिटिव बचता है और एक प्लेट पे नेगेटिव बचता है। उस पर बैटरी से आया और उतना ही चार्ज बैटरी की तरफ वापस चला गया, तो बैटरी का अपना काम पूरा हो गया। बैटरी ओवरऑल न्यूट्रल ही, उसमें जो चार्ज था वो सारा उसके पास अभी वापस आ गया है। ऐसे करने सर्किट कंप्लीट होता है। तो अभी देखें अगर इसको हम, तो क्या हुआ है, एक प्लेट पे नेगेटिव और एक प्लेट पे पॉजिटिव। तो हमारा वो ऊपर देखें फिर से फील्ड कैसी बनती है, मतलब आसपास की रीजन में अगर हम चेक करें कि फील्ड तो नहीं आ रहा है, डेंजरस तो नहीं हो रहा है, तो इसका फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉजिटिव, अच्छा एक बात और खास ध्यान से, ये प्लेट कंडक्टिंग जरूर है लेकिन इसकी जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट जैसी बन गई है। क्या फर्क होता है दोनों में, एक कनेक्टिंग प्लेट पे चार्ज दोनों तरफ आता है। आप इस प्लेट को यहाँ से हटा दो, अगर अकेली इस प्लेट को रखोगे तो चार्ज जो बैटरी से आया था वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन अभी क्या हुआ कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसने इस तरह नेगेटिव इंड्यूस कर दिया, तो उस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को बांध लिया और इस पॉजिटिव ने उस नेगेटिव को बांध लिया। तो इस प्लेट पे इधर कोई चार्ज नहीं बचा, इस प्लेट पे इधर कोई चार्ज नहीं बचा, क्योंकि वो कहाँ चला गया, बैटरी के पास। तो अब दोनों प्लेट पे चार्ज दोनों तरफ नहीं है, आमने सामने वाले फेस पर ही बस चार्ज है, यानी एक साइड पर ही चार्ज है। तो वो वाला जो उसका कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें चार्ज डबल होने की वजह से फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बनती थी, अब वो केस नहीं है। चार्ज सिर्फ एक ही साइड पे है, इस वजह से जो फील्ड आएगी इस प्लेट की वजह से, तो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखना क्या होगा, पहले अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखें तो पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, उसके आसपास फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बनेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फील्ड बनी यहाँ पर। अच्छा ये आपको याद होता है तो इनफाइनाइट प्लेट की वजह से होती है। ये प्लेट इनफाइनाइट होती है, जैसे आपको बताया था कैपेसिटर का साइज छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो वो आपको एक और बात बताई होगी मैंने पहले कि भी इनफाइनाइट, या भी सुन लो, इनफाइनाइट जो टर्म होती है वो एक रिलेटिव टर्म है, यानी ए एरिया को हम इनफाइनाइट कह सकते हैं डी के कंपैरिजन में। यानी उन्हीं दोनों प्लेट को अगर आप दूर रखोगे तो फिर वो प्लेट इनफाइनाइट नहीं होगी, उनमें एंड इफेक्ट्स रहेंगे और फिर फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम उनको पास ले आएंगे तो उस डी के कंपैरिजन में, यानी उस स्मॉल गैप के कंपैरिजन में, अब इसका एरिया जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा और फिर फील्ड बीच में क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। यानी इस पूरे रीजन में मान सकते हैं फील्ड यूनिफॉर्म है। कितनी है,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बीच में कितनी फील्ड बन रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड आती है, मतलब एक उसके आसपास हर तरफ रहती है। ये प्लेट है, अगर सिर्फ अभी नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव प्लेट को भूल जाओ, सिर्फ एक प्लेट है। इस प्लेट की वजह से यहाँ पर फील्ड कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द प्लेट। और इसके इधर भी क्या होगी फील्ड, एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव प्लेट आ गई, उसके बाद फिर से स्टार्ट होगी फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे। क्लियर। तो 3 रीजन बनते हैं, एक इसके इधर, उसमें भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बीच में, उसमें भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक उसके दूसरी के उस तरफ तीसरा रीजन, उसमें भी वो फील्ड क्या रहेगी, सेम, क्योंकि फील्ड वहाँ खत्म नहीं होती, उसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट होती है। ठीक इसी तरीके से 3 रीजन बनते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, और उसकी वजह से भी 3 फील्ड आती हैं। एक बीच में, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज तो उसकी तरफ आ जाएगा, और एक इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ आ जाएगा, और एक इधर। अगर हम अब ओवरऑल फील्ड चेक करें आसपास के पूरे रीजन में, तो आप देखोगे कि ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, और ये उसके ठीक अपोजिट हो गया है। इस वजह से इसके इधर ओवरऑल फील्ड क्या बन गई, 0। इसके इधर भी ओवरऑल फील्ड क्या बन गई, 0। और ये हमारा पहला पर्पस हमें अचीव हो गया, मतलब हम उसको एक सेफ डिवाइस बना पाए, आसपास सराउंडिंग में उसकी फील्ड का इफेक्ट नहीं जा पा रहा। देखो ये थोड़ी अप्रोक्सीमेशन है, थोड़ा इफेक्ट जाता है फिर भी, क्योंकि वो पूरे तरीके से इनफाइनाइट नहीं है, तो हमने इनफाइनाइट मान के सोल्व किया है। एंड डिफेक्ट्स रहते हैं, थोड़ी फील्ड होती है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो आसपास फील्ड क्या होगी, 0। अब फील्ड कहाँ बची है, सिर्फ सेंटर में, क्योंकि वहाँ पर दोनों फील्ड ऐड हो गई, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम साइड पे। इस वजह से जो इसके इनसाइड फील्ड आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जो बीच में फील्ड आती है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और बाहर कितनी होती है, 0। तो अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं। कल भी बताया था आप कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं। हम चार्ज देते हैं, चार्ज देने के बाद पोटेंशियल निकालते हैं, फिर चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, कैपेसिटेंस मिल जाती है। तो अभी हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, सिर्फ पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल रिलेशन आप जानते हो क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी आर, डी वी इज इक्वल टू E इंटू डी आर। ये E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर का रिलेशन जो हमारे पास था, ये वही रिलेशन हम दोबारा यूज कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है, और वो सीधा लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। तो E इंटू डी, ये बन गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उन दोनों प्लेट के क्रॉस, जिन दोनों प्लेट को हमने चार्ज दिया है पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के क्रॉस। तो अगर उसको फर्दर सोल्व किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू डी, और सिग्मा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन गई हमारे पास पोटेंशियल। और इसको थोड़ा और सोल्व करें, और चार्ज को यहाँ रखें, पोटेंशियल को नीचे भेजें, तो ये सब कुछ उधर चला जाएगा, और ये क्या बन जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसे कहते हैं हम कैपेसिटेंस। इसी यही होती है ना, एक क्या बना, Q बाई वी बन गया, और Q बाई वी ही हमने डिफाइन कर रखी है कैपेसिटेंस। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर हैं जिससे हम इसकी पोटेंशियल को कंट्रोल कर सकते हैं, कैपेसिटेंस कंट्रोल कर सकते हैं। एक है एप्सिलॉन नॉट, यानी इनके बीच में मीडियम कैसा भरा गया है। दूसरा, कल भी आपको बताया था, एक ऑयली लिक्विड हम भरते हैं उसके बीच में, इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं उसको, वो भरते हैं इसके बीच में, जिससे इसकी पोटेंशियल कैपेसिटेंस बढ़ती है। एक है इसका एरिया ऑफ द प्लेट, हम एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ा सकते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, लेकिन फिर से इसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तीसरा पैरामीटर हमारे पास है इनके बीच की सेपरेशन, वो बहुत कम रखी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी कैपेसिटेंस अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो डी से ज़्यादा मेनली हम कंट्रोल करते हैं, डी को बहुत छोटा रखते हैं, इससे हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आगे बढ़ेंगे हम थोड़ी देर के बाद, फिर से इस पर दोबारा आएंगे। मतलब पूरा चैप्टर का 50% हिस्सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, और बोर्ड की बात करें तो लगभग 90% पे केस इतना ही है, इस कैपेसिटर में ही चलता है, और भी आएगी बात, अभी देखेंगे आगे। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक मैं उठा रहा हूँ इसके बाद, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर को जोड़ते कैसे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से रहता है। अगर बोर्ड की बात भी की जाए तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, इसलिए चैप्टर, ये टॉपिक अगर आपको डिटेल में पता होगा तभी आप इसका न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, नहीं तो सोल्व नहीं होगा। अक्सर बच्चों को दिक्कत इसमें इसलिए आती है क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आते हैं।
तो अभी ये तक कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, तो मैं एक प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने पहला कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने 10th क्लास में पढ़ रखा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक वैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के भी होते हैं, किसी भी डिवाइस के होते हैं। इस कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ट्यूबवेल पे बहुत सारे कैपेसिटर को यूज़ करने पड़ते थे ताकि उसकी ओवरऑल वोल्टेज बढ़ सके और उसको चला सकें। तो फिर वो जो कैपेसिटर बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, उन कैपेसिटर को किस तरीके से यूज़ किया जाए, मतलब उन्हें पैरेलल में अटैच किया जाए, उन्हें सीरीज में अटैच किया जाए, किस तरीके से उनको अटैच करें कि उसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ जाए और ऐसा करके हम अपने ट्यूबवेल को ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर सकें और उसको चला सकें, ज़्यादा एनर्जी दे सकें और उसको चला सकें। तो वो भी इसी तरह से निकलता था कि किस तरीके से हम अटैच करें, सीरीज में अटैच करें कि पैरेलल में अटैच करें। तो वो वाला टॉपिक है। तो दो केस हुए, सीरीज और पैरेलल। तो मैंने पहला केस लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा आप पहले जानते हो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज का एक और मतलब ये होता है कि सेम चार्ज उसमें फ्लो करे, यही हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है आपको कि वो सीरीज़ है कि पैरेलल है। तो सीरीज़ का पहला मतलब तो यही होता है, मतलब बेसिक जो सीरीज़ का मतलब है वो तो यही है कि दोनों जो 2 या 3 जितने भी कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो, सब में वही चार्ज फ्लो करके आगे अगर जाता है तो उसे हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन, यानी सेम चार्ज एक के बाद एक अगले में चलता जा रहा है। तो यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। सीरीज़ में चार्ज सेम होता नहीं है, जब चार्ज सेम होता तभी उसको हम सीरीज बोलते हैं, ये इसकी पहचान है। क्लियर? तो मैंने 2 लिए हैं, देखते हैं कि इसमें क्या सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं 2 कैपेसिटर को और उसके बाद एक बैटरी लगा दूं, फिर देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी। तो ये बैटरी क्या करेगी, इसको पॉजिटिव चार्ज देगी, तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, सामने वाली प्लेट पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा, माइनस क्यू। और आप जानते हो कि वोल्टेज वगैरह शेप उससे डिपेंड नहीं करता। तो अच्छा, मैंने 2 कैपेसिटर लिए हैं, एक की कैपेसिटेंस C1, एक की कैपेसिटेंस C2। इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटी C2 होने का ये मतलब है कि दोनों की जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं वो सेम नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पर ही डिपेंड करती है। ये पहले भी आपको बताया था और फिर से सुन लो। तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो उनके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर यानी कि शेप साइज उनकी सेम नहीं है। और एक और बात आप जानते हो कि इंडक्शन शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती। अगर चार्ज ये कंडक्शन से चल रहा होता तो फिर दोनों पे चार्ज अलग अलग आ सकता था, लेकिन अभी तो किससे चल रहा है, ये इंडक्शन से। और इंडक्शन पे इस बात पे वो डिपेंड नहीं करता क्योंकि शेप साइज कैसी है। इसी वजह से जो जितना चार्ज इस प्लेट में इंड्यूस किया, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया, पॉजिटिव रिपेल हो गया और वो पॉजिटिव कहाँ पहुंच गया, दूसरी प्लेट पे, और उसने भी उतना ही चार्ज इंड्यूस किया, क्योंकि वो चीज़ उनकी शेप पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग का जो मेथड है वो इंडक्शन है। तो इंडक्शन से हमने देखा कि पहले इस बैटरी ने इसको चार्ज दिया, वो पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ नेगेटिव इंड्यूस किया, पॉजिटिव को धक्का मारा, पॉजिटिव दूसरी प्लेट पे गया, उसने नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा, पॉजिटिव धक्का मारा, वो वापस पहुंच गया बैटरी के अंदर। पॉजिटिव चार्ज जहाँ से निकला था वहाँ पहुँच चुका है, यानी ओवरऑल न्यूट्रलिटी भी बनी हुई है। तो बैटरी ने अपना काम पूरा कर दिया, चार्ज सब पे इंड्यूस कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज आया सेम, यानी वही चार्ज है जो इसके बाद इसमें होकर कैसे निकला है। तभी हम इसे क्या कह सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हुआ। और एक और बात, वोल्टेज होती है, जो एनर्जी होती है वो तो डिस्ट्रीब्यूट ही होती है, क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी दे कौन रहा है, बैटरी। उस एनर्जी कौन कौन रखेगा अपने पास, पहला कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर, दोनों मिलकर क्या करेंगे, उस एनर्जी को शेयर करेंगे। तो जो टोटल वोल्टेज होगी, वोल्टेज एनर्जी, वो दोनों मिलकर के शेयर कर रहे हैं। V1 पहले वाले रखी, V2 दूसरे वाले रखी, और ये टोटल एनर्जी के बराबर है। तो बैटरी की टोटल एनर्जी दोनों ने मिलकर के शेयर की है, इसीलिए टोटल वोल्टेज दोनों के सब वोल्टेज के सम के बराबर है। ये होता है हमारा, क्योंकि इसलिए ही हमारे इसमें वोल्टेज एडिशन होती है, मतलब V = V1 + V2 इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने सब ने मिलकर के वो एनर्जी सारी अपने पास रखी है। तो अब अगर तो फर्दर सोल्व करें, हमने उसमें भी सोल्व किया था, सीरीज पैरेलल में हमने प्रूफ किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है। तो वही डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ। Q = C × V हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए, क्योंकि हमने यही तो डिफाइन कर रखा है कि Q/V को हम क्या कहते हैं, C कहते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, Q/V को C बोलते हैं, तो Q = क्या मिल गया, CV। ये रिलेशन होती है कैपेसिटर के लिए, Q = C × V। तो अगर मैं पहले वाले कैपेसिटर के लगाऊँ तो कितना बनेगा, Q = C1 V1, और दूसरे के लिए Q = C2 V2। यहाँ से V1 निकाला गया कितना है, Q/C1, और यहाँ से V2 निकाला गया कितना है, Q/C2। उसको वापस इस कॉम्बिनेशन में पुट किया गया। और आप जानते हो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सीरीज में जो इक्विवेलेंट की बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब वही होता है कि जितना ये सारे कैपेसिटर मिलके काम कर रहे हैं, उतना ही काम कौन सा, कितनी फेरेड का, इसका ऐसा यूनिट फेरेड होती है,
कितने फैरेड का कैपेसिटर इनके बराबर काम कर देगा उसे बोलते हैं हम इक्वलेंट कैपेसिटर या इक्वलेंट कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटर जो उन्हीं के बराबर काम कर दे, यानी उसी बैटरी से वो उतनी ही एनर्जी, उतना ही चार्ज निकाले जितना ये दोनों मिल करके निकाल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम इक्वलेंट कैपेसिटर। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज उसको सप्लाई होगी, वो सेम चार्ज निकालेगा और उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सी इक्वलेंट। तो वहाँ से हमको ये दूसरा फॉर्मूला मिला टोटल वी का, और जब इसको इक्वेट किया क्योंकि ऊपर चार्ज सबका सेम है कट जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आया 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये ठीक अपोजिट ऐड हो रहा है रेजिस्टेंस के। वहाँ पर क्या होता है, सीरीज अगर कॉम्बिनेशन हो तो रेजिस्टेंस सीधी ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उल्टी होकर के ऐड हो रही है, ठीक वैसे जैसे कि वहाँ पर पैरेलल में ऐड होती थी। अब दूसरा टॉपिक ऐसा करते हैं नेक्स्ट पार्ट कि अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो फिर कैसे सोल्व होगा। नेक्स्ट जो हमारा टाइप का कॉम्बिनेशन होता है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी उन दोनों को पैरेलल अटैच कर दिया जाए। अच्छा, फिर से पैरेलल की पहचान क्या होती है, उसका मतलब होता है कि जिन दो को हम पैरेलल बोलते हैं उनकी एंड कंडीशन एक जैसी हो, उन दोनों के एंड्स एक ही पॉइंट पे अगर ज्वाइन कर दिए जाएं तो फिर उसे बोलते हैं पैरेलल, और उन दोनों के एंड अगर एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दी जाएंगे तो उनके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो सेम बनेगा। यानी फिर से हम कहते ये हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पर असल डेफिनेशन ये है कि जब पोटेंशियल सेम रहता है तभी पैरेलल बोलते हैं उसको, नहीं तो उसको पैरेलल नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, दो कैपेसिटर हमारे पास हैं C1 C2, फिर से वही दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग रही होगी, इन दोनों को हमने अटैच कर दिया, पैरेलल क्रॉस है बैटरी, इसका वोल्टेज मान लेते हैं V है टोटल। तब जो एंड कंडीशन इस बैटरी की है वही दोनों कैपेसिटर की भी, दोनों देखो तारे वहीं जाके जुड़ रही है, कंडक्टिंग वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो जो पोटेंशियल इस बैटरी की एंड का है वही इन दोनों का भी है, वही इस वे वाला इन दोनों का भी है, दोनों का सेम हो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस बना वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी बनेगा, तो दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब बात आती है चार्ज की, तो बैटरी एक चार्ज सप्लाई करेगी, बैटरी काम है चार्ज देना, तो बैटरी चार्ज निकलता है, तो बैटरी से चार्ज निकलते हैं, चार्ज यहाँ पहुँचता है, उसको दो रास्ते मिलते हैं जाने के, आगे जंक्शन आ गया, दो रास्ते मिलते हैं, चार्ज ऊपर वाला भी स्टोर कर सकता है और चार्ज नीचे वाला भी स्टोर कर सकता है, तो चार्ज को दोनों तरफ जाना ही पड़ेगा, तो चार्ज दोनों तरफ जाएगा। और चार्ज क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ऊपर से चार्ज कंजर्वेशन होती है, मतलब इस जंक्शन पे ना तो चार्ज खत्म हो सकता ना ही चार्ज क्रिएट हो सकता, वहां से चार्ज कंजर्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन निकलती है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये कहाँ से आई है, ये चार्ज कंजर्वेशन से कंडीशन आई है। ये जो नेट चार्ज रहेगा, जो नेट चार्ज बैटरी देगी, हमें उसका हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। तो कुछ चार्ज कहाँ गया हमारा, ऊपर गया, कुछ चार्ज नीचे गया, दोनों का सम क्या होना चाहिए, उतना चार्ज जो बैटरी से निकला है, ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे आ जाएगा, और उतना पॉजिटिव चार्ज वापस इधर से निकल के फिर से कहाँ घुस जाएगा, बैटरी में। तो आपको ये बात इंश्योर कर लेनी है कि बैटरी के एक टर्मिनल से इतना चार्ज निकलता हो, आपके पास पूरा हिसाब किताब हो कि क्या उतना ही चार्ज वापस घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, क्योंकि उतना ही चार्ज वापस घुसना पड़ेगा, नहीं तो वो बैटरी काम करना बंद कर देगी, धीरे धीरे वो खुद चार्ज उस बैटरी के ऊपर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बैटरी का काम चार्ज सेपरेट करना होता है। बैटरी कभी बोलते हैं बैटरी चार्ज हो गई है, तो उसमें बैटरी चार्ज होना बोलते हैं, तो असल में बैटरी ओवरऑल न्यूट्रल ही होती है, उसकी दोनों इलेक्ट्रोड पे इक्वल पोल चार्ज आ जाता है। तो बैटरी काम होता है चार्ज को सेपरेट करना, चार्ज को क्रिएट करना नहीं होता है। और ऐसा करने से अगर चार्ज पूरा बैटरी पे नहीं पहुंचा तो बैटरी पर चार्ज आ जाएगा। बैटरी की चार्जिंग का मतलब अलग है, बैटरी पे चार्ज होना अलग है, दो बैटरी का चार्ज होना वो अलग चीज़ है। क्लियर। तो अगर हम दोनों कंडीशन सॉल्व करें फिर से, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, CQ इक्वल टू C/V फॉर्मूला लगाएं वहाँ पे, तो Q1 इक्वल टू C1V बन जाएगा, वोल्टेज दोनों की सेम है। और उन दोनों को सॉल्व करते हुए हमको मिला कि C इक्विवेलेंट फिर से वही कि अकेला कैपेसिटर वो कौन सा होगा जो ठीक इतना ही काम करेगा जितना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, या किसके बराबर का काम दोनों मिलकर के अकेले कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2। फिर से हमको यहाँ पे एक बात समझ में आई कि अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस ओवरऑल बढ़ जाए तो हमें उसे किस में अटैच करना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करना चाहिए। क्लियर। और हम चाहते हैं कि ओवरऑल कैपेसिटेंस को घटाना चाहते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेटर होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना होता है। क्योंकि देखो सीरीज में जब भी हम अटैच करते हैं, यानी कि जब भी कोई चीज़ उल्टी होकर के ऐड होती है तो ओवरऑल रिजल्ट छोटे वाले से भी छोटा आता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे आपके सीख जाओगे और आपको बहुत काम आएंगे जल्दी आंसर करने के। तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो यानी उल्टा होकर के चीज़ें ऐड हो रही हों तो ओवरऑल रिजल्ट छोटे वाले से भी छोटा आता है, और अगर आप सीधी ऐड हो रही हो तो ओवरऑल रिजल्ट यानी C इक्विवेलेंट बड़े वाले से भी बड़ा आता है। तो ये था हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पर एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, वो न्यूमेरिकल करते हैं। ये दुनिया कहती है कि बहुत मुश्किल है रहने दो, ये दुनिया कहती है कि बहुत मुश्किल है रहने दो, पर ये दिल चुपके से कहता है एक बार और कोशिश करके तो देख, क्या पता हो जाए। बिल्कुल ठीक यही जज्बे के साथ अगर आप न्यूमेरिकल शुरू करोगे
तो ही न्यूमेरिकल हो सकता है। अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे तो आप एक न एक दिन उसको छोड़ के निकल जाओगे। बहुत मुश्किल है फिर इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करना, ये जज्बा आपको बनाए रखना होगा। तो ठीक इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, इसमें मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं और ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लिया है ताकि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक कैपेसिटर यहाँ लगाया है, 2 कैपेसिटर इसके ठीक पैरेलल में लगाए गए हैं इसके सामने। तो ये 3 कैपेसिटर 40 वोल्ट की बैटरी है, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यहाँ लगाए, 5-5 के दोनों यहाँ लगा रखे हैं। तो अब हमको निकालना क्या है, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। ये क्वेश्चन पहले सिर्फ इतना था, बाद में चलो मैं बाद में लिख दूंगा। तो पहले सिर्फ इतना था, तो मतलब ये 10 माइक्रोफैराड का था, ये 5 माइक्रोफैराड का था, ये 5 माइक्रोफैराड का था, ये 40 वोल्ट की बैटरी थी। तो हमको इसमें हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है और हर कैपेसिटर के पास वोल्टेज निकालना है, कितना उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो सोल्व करने का तरीका सिंपल होता है, जो आपको चीज़ सामने दिखाई दे जाए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे मिक्स कॉम्बिनेशन में, पहले उसको लिखो। आपको क्या दिख रहा है कि दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो पहले इनको सोल्व करो और एक सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाओ। 5 और 5 का पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं कैपेसिटर, सीधे ऐड होते हैं। कितना बन जाएगा 10। तो आप एक सिंप्लीफाइड बनाओ, 10 और 10 सीरीज। शुरू में आलस मत करो, जितना हो सकता है उतना उसको खोल खोल के लिखो, समझो, बाद में आप अपने आप शॉर्टकट लगाने लग जाओगे। तो अभी पहले पूरा खोल के समझना होता है, पूरा खोल के उसको लिखना होता है। तो कितना बन गया 10 और 10। अब साफ दिखाई दे रहा है 10 और 10 किस में हो गए, सीरीज में। फिर सीरीज का कितना बनेगा, 10 का 5 माइक्रोफैराड बन जाएगा। अब हमारे पास एक सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम है, यानी ये 40 वोल्ट पहले किस को कितनी किसके हिस्से में कितनी गई हमको नहीं पता था, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि इसके इक्विवेलेंट के अक्रॉस नेट 40 जाएगी। तो अगर हम इसमें Q = C × V फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसको लगाने के लिए आपको कंडीशन है कि जिसका चार्ज होता है उसी की कैपेसिटेंस होनी चाहिए, उसी का वोल्टेज आएगा। तो अगर मैं उसको यूज़ करता हूं तो V कितना हो गया 40 और C कितना हो गया 5। माइक्रोफैराड में था तो माइक्रोकूलम में आपका आंसर आएगा। आपको इसको चेंज नहीं करना है, पंगे लेने के साथ में कि 10⁻⁻⁶ लिख देंगे, वैसा नहीं करना है। लास्ट में कोई पूछेगा तो फिर करना है, उससे पहले इसको ऐसे ही चलाओ, माइक्रो को माइक्रो में ही रखो, आंसर अपने आप माइक्रो में ही आएगा। तो इसको मैं Q = 40 × 5 कर देता हूँ, कितना बनेगा 200। तो 200 माइक्रोकूलम वो टोटल चार्ज है जो बैटरी ने सप्लाई की, यानी कि यहाँ से 200 कूलम चार्ज निकला। जो 200 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से निकला, अब वो चार्ज आगे जाके क्या होगा, फिर वापस चलते रहो, जो जैसे आपने जिस रास्ते पे आप सिंप्लीफाइड करते हुए गए थे उसी रास्ते से वापस जाओ। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या पता है कि टोटल चार्ज 200 माइक्रोकूलम है, वो इसको मिला। अब देखो कि ये चीज़ जो आपके पास रिजल्ट में आई हुई है, ये कैसे बनी है, ये इन दोनों के सीरीज से बनी हुई है। और सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। तो इसका मतलब इन दोनों को चार्ज कितना मिलेगा, सेम 200 माइक्रोकूलम। तो 200 माइक्रोकूलम इसका हो गया, 200 इसका हो गया, 200 इसके पास आ गया, 200 इसके पास आ गया। अब इससे अगली चीज़ निकाल लेते हैं, 200 इसके पास हो गया, इन दोनों का वोल्टेज निकाल लेते हैं अलग अलग, कितना बनेगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = C × V। उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमको वोल्टेज मिलता है 20 वोल्ट, कि दोनों 10-10 के हैं तो 20-20 वोल्ट दोनों ने बांट लिया, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना था 40 था, टोटल 40 वोल्टेज था, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इस दोनों ने वोल्टेज क्या हुआ इक्वली शेयर कर लिया। 20 वोल्ट इसके पास आ गया, 20 वोल्ट इसके पास आ गया। अब इससे ठीक एक स्टेप पीछे चलते हैं, जहाँ से हमने इसको और बनाया था। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये तो 20 है, एज इट इज़ था, एज इट इज़ है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। इसके ऊपर चार्ज कितना है 200, तो 200 ही चार्ज आ जाएगा। इसका वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट ही चार्ज पोटेंशियल आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन से बना है, और इस कॉम्बिनेशन देखते क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। तो जो वोल्टेज इसकी है वो इन दोनों की होगी। इसकी कितनी है 20, तो इसकी भी कितनी होगी 20 और 20, तो 20 वोल्ट इसकी बन गई, 20 वोल्ट इसकी बन गई, तो दोनों की वोल्टेज मिल गई। अब हम यहाँ पे वापस लगा सकते हैं Q = C फॉर्मूला, वहाँ से हमको चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 100 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना आ रहा है 100 माइक्रोकूलम। तो ये हुआ हमारे पास किस तरीके से हम सर्किट को सोल्व करते हैं, जहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आया था, चार्ज इक्विवेलेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो ये था ओवरऑल हमारा कैपेसिटेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसके आपकी NCERT बुक में क्वेश्चन दिया वो ट्राई करना, कुछ और जो आपके पास DC पांडे वगैरह बुक में क्वेश्चन दिए रहेंगे वो ट्राई करना। मैं कुछ और क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो बढ़िया लेवल के होंगे इसके ऊपर बेस्ड, प्लस कुछ टॉपिक और। ठीक, आज के लिए इतना ही।